नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 1 उपन्यास साहित्य के अंतर्गत कल की तासिका में हमने आपका बंटी इस उपन्यास की कथा को विभिन्न घटनाओं के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। इन विभिन्न घटनाओं के माध्यम से उपन्यास का कथ्य, उपन्यास में चित्रित पात्र तथा उपन्यास के उद्देश्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। कल की तासिका में हमने देखा था कि बंटी को अपने पिता अजय का एक पत्र मिला है। अजय बंटी से मिलने के लिए आ रहा है और उसे ठीक 10 बजे सर्किट हाउस पहुंचने के लिए कहा गया है। पापा से मिलने के आनंद में बंटी सुबह सुबह अति उत्साह के साथ तैयार हो रहा है, लेकिन साथ ही इस बात का भी अनुभव वह कर रहा है कि इस बात से शायद मम्मी कहीं ना कहीं नाराज़ है, क्योंकि माँ के चेहरे पर वह आनंद का भाव नहीं है जिसे हमेशा बंटी अपनी माँ के चेहरे पर देखने का इच्छुक होता है। तभी अचानक हीरालाल, जिसके साथ बंटी को सर्किट हाउस जाना था, कि बेटी आकर यह संदेश देती है कि तबीयत खराब होने के कारण हीरालाल आज नहीं आ सकेंगे। यह बात सुनकर बंटी रोने लगता है, क्योंकि जब हीरालाल ही नहीं आएंगे तो वह किसके साथ पापा के पास सर्किट हाउस जाएगा। इस बात को सोच सोचकर बंटी लगभग पैर पसार पसार कर रोने लगता है। लेकिन माँ शकुन कॉलेज के माली को बुलवाकर उसके हाथों बंटी को सर्किट हाउस भेजने का प्रबंध कर देती है और इस प्रकार से बंटी माली दादा के साथ अपने पापा से मिलने के लिए सर्किट हाउस की ओर चल पड़ता है। चलते चलते ढेर सारे प्रश्न उसके मन में आते हैं और वह सोचता है कि सर्किट हाउस पहुंचते ही यह सारे प्रश्न वह अपने पापा से पूछेगा। साथ ही इस बात का भी अनुमान लगाता है कि कहीं इन प्रश्नों से पापा नाराज़ हो गए या उन्हें बुरा लग गया किसी बात का, तो इस प्रकार से प्रश्न भी स्वयं उपस्थित करता है तथा उसका उत्तर भी स्वयं ढूंढने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। बंटी जैसे ही सर्किट हाउस के पास पहुंचता है, पापा उसे बाहर ही खड़े हुए दिखाई देते हैं। वह दौड़कर अपने पापा की ओर चल पड़ता है। पापा भी उसे बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ गोद में उठाकर गले लगा लेते हैं और कहते हैं, इतनी देर क्यों कर दी, हम तो कब से राह देख रहे हैं तुम्हारी। बंटी तपाक से उत्तर देता है, हीरालाल बीमार पड़ गया, कोई लाने वाला ही नहीं था। माली ने 8 बजे वाली बात कही तो पापा बड़ी लापरवाही से बोले, हाँ हाँ ठीक है, आ जाना 8 बजे। शकुन द्वारा माली के हाथों अजय को यह संदेश भेजा गया था कि शाम ठीक 8 बजे वह पुनः बंटी को लेने के लिए आ जाएगा। लेकिन जब माली ने शकुन का यह संदेश अजय को दिया तो अजय ने बड़े ही लापरवाही से बर्ताव किया और बंटी को लेकर भीतर चले गए। जैसे ही बंटी और पिता अजय भीतर पहुँचे, वहाँ पर कुछ किताबें, कुछ खिलौने और टॉफ़ी का एक डिब्बा पड़ा हुआ था। पापा ने बंटी से पूछा, पसंद है सब? बंटी ने फिर उत्तर दिया, मुझे कैरम बोर्ड और व्यू मास्टर चाहिए। तो पापा ने कहा कि अरे इसके विषय में तुमने हमको लिखा क्यों नहीं? यदि पत्र में तुम इस बात का उल्लेख करते तो हो सकता मैं अपने साथ ले आता। तुम तो हमें कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर दिलवाएंगे। इतना कहकर अजय एक के बाद एक बंटी से ढेर सारे प्रश्न पूछने लगा। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे नंबर लाते हो या नहीं? खेल कौन कौन से खेलते हो? तुम्हारे मित्र कौन से हैं? साइकिल चलानी आती है या नहीं? जैसे ढेर सारे प्रश्नों का बंटी एक एक करके उत्तर दे रहा था। पढ़ाई के विषय में पूछे जाने पर बंटी ने बड़े ही गर्व के साथ कहा कि कल हमारे यहाँ इंस्पेक्शन था,
मैंने खूब अच्छे जवाब दिए तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे शाबाशी दी और सर ने भी। इतना सुनकर अजय ने भी कहा, लो हम भी शाबाशी देते हैं। जैसे ही पापा ने शाबाशी देते हुए बंटी की पीठ थपथपाई, बंटी के मन में ढेर सारा आनंद उमड़ आया। फिर बंटी एक एक करके अपने मित्रों के विषय में, खेल के विषय में पापा से बात करने लगा। तब अचानक पापा ने पूछा कि क्या इस बार छुट्टियों में तुम हमारे साथ कलकत्ता आना पसंद करोगे? पापा द्वारा अचानक पूछा गया यह प्रश्न बंटी को अटपटा सा लगा। थोड़ी देर सोचकर बंटी ने कहा कि यदि मम्मी चलेगी तो मैं भी ज़रूर चलूँगा। इस पर पापा ने कहा कि इतने बड़े होकर मम्मी के बिना नहीं रह सकते, तुम क्या लड़की हो जो हमेशा मम्मी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हो। पापा द्वारा कही गई इस बात पर बंटी को गुस्सा आ गया। भीतर ही भीतर उसके मन में गुस्सा उमड़ने लगा और वह सोचने लगा कि यह तो पापा है, इसीलिए वह कुछ नहीं कह रहा है। यदि फूफी ऐसा कहती तो फूफी को मज़ा ज़रूर चखा देता। पापा से क्या कहे, पर पापा ऐसी बात कहते ही क्यों है? खुद तो मम्मी के साथ नहीं रहते और चाहते हैं कि वह भी नहीं रहे। मन ही मन वह ये सारी बातें सोच रहा था। तभी अचानक पापा कहने लगे कि बोलो, इस बार छुट्टियों में तुम्हें वहाँ बुलवाने का इंतज़ाम करें। छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी तो वापस भिजवा देंगे। वहाँ देखने लायक कई चीज़ें हैं जिन्हें देखकर तुम्हें अति आनंद होगा, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, बोटेनिकल गार्डन, लेक्स, जू आदि सभी का उल्लेख एक के बाद एक पापा कर रहे थे। पापा एक एक चीज़ के बारे में बड़े विस्तार से बता रहे थे। बड़ा शहर, बड़े शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बातें, और थोड़ी देर पहले बंटी के मन में पापा के प्रति जो गुस्सा था वह पापा की इन बातों से अब घुलने लगा था और अब उसकी आंखों के सामने कलकत्ता के अनेक चित्र उभर कर आ रहे थे। दोपहर के समय खाना खाने के पश्चात पापा ने बंटी से कहा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, शाम को बाहर घूमने चलेंगे। पुनः प्रश्न किया, दोपहर में तो सोते हो ना? बंटी ने उत्तर के रूप में केवल अपना सिर हिला लिया। पापा ने उसे पलंग पर लिटाया। वे खुद नीचे लेट गए और लेटते ही उनको नींद भी आ गई। पर बंटी क्या करे, उसे नींद नहीं आती। अपना घर होता तो हो सकता वहाँ से उठकर वो बाहर बगीचे की ओर आ सकता था, लेकिन यहाँ से तो निकलकर भी नहीं जा सकता। इसीलिए वह पापा के चेहरे को देखता हुआ उनके द्वारा लाई हुई किताबों को पढ़ने लगा। शाम होने पर पापा ने तांगे में बिठाकर उसे खूब घुमाया, उसकी मनपसंद चीज़ें दिलवाई, आइसक्रीम खिलाई, चाट खिलाई, साथ ही गन्ने का रस भी पिलाया। पापा के साथ घूमकर जब वह पुनः तांगे में बैठकर सर्किट हाउस की ओर पहुंचा, तब वहां उतरने के बाद उसने पाया कि पापा और तांगे वाले में कुछ बहस हो रही है और पापा बड़े क्रोध से उस तांगे वाले पर चिल्ला रहे हैं। पापा के इस रूप को उसने कभी नहीं देखा था, इसीलिए अचानक पापा को इतना क्रोधित होता हुआ देखकर उसके मन में पुनः एक डर समा गया। जैसे ही बंटी और पापा सर्किट हाउस के भीतर आए तो चपरासी ने कहा कि बाबा को लेने के लिए आदमी आया था। आधा घंटे तक बैठा भी रहा, अभी अभी गया है, बस आपके आने के 5 मिनट पहले ही। चपरासी द्वारा कहे गए इस वाक्य को सुनते ही बंटी की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह इन आंसुओं को रोकता हुआ वह अपने पिता की ओर एकटक देखने लगा और पिता के क्रोध से भरे चेहरे के कारण उसके मन में डर समाने लगा। अब उसे डर इस बात का था कि जिस माली के हाथों उसे वापस अपनी माँ के पास लौटना था, वह माली आकर वापस लौट चुका था। अब वह अपनी माँ के पास कैसे जाए? और अचानक बंटी को माँ शकुन की बहुत याद आने लगी। बंटी को रोता हुआ देखकर पापा ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया
कि कोई बात नहीं, माली आकर लौट भी गया है तो क्या हुआ, हम तुम्हें खुद मम्मी के पास छोड़ आएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों बंटी को पापा की इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे पापा उसे बहका तो नहीं रहे, अभी चुप करने के लिए कह दे और फिर बाद में कहने लगेंगे कि यहीं पर सो जाओ। लेकिन उसका टूटा विश्वास तब बंधा जब पापा ने उसे तांगे में बैठा दिया और बंटी अपने घर की ओर चल पड़ा। पापा साथ है, यह देखकर अब बंटी का मन दूसरी ओर दौड़ गया। पापा को देखकर मम्मी को कैसा लगेगा, इस बात के विषय में वह सोचने लगा। क्या मम्मी बहुत खुश हो जाएगी? वह खींचकर पापा को घर के भीतर ले जाएगा। मम्मी का हाथ, पापा का हाथ दोनों एक साथ मिलाकर कहेगा कि चलिए अब आपकी जो कट्टी है वो ख़त्म कीजिए। फिर मम्मी और वह मिलकर पापा को जाने ही नहीं देंगे। सोते घूमते फिरते कितनी बार उसका मन हुआ था कि वह पापा से माँ के विषय में बात करे, पापा से वह सारी बातें पूछे जो मम्मी से नहीं पूछ पाता। पर पापा का चेहरा देखता और सारी बातें मन के भीतर ही रह जाती। पर पापा को साथ लाकर और दोस्ती की बात सोच सोच कर ही उसका मन थिरकने लगा। अर्थात अति आनंद, अति उत्साह के साथ बंटी पापा को लिए घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते भर में जाने कैसे कैसे चित्र बंटी की आंखों के सामने उभरने लगे। वह कल्पना करने लगा कि पापा, मम्मी और वह घूमने जा रहे हैं। वह और पापा के साथ मिलकर मम्मी को चिढ़ा रहा है या कभी मम्मी के साथ मिलकर पापा को। एक अजीब सा उत्साह उसके मन में समा गया और उसे फूफी द्वारा सुनाई गई उन सारी कहानियों के राजकुमार याद हो आए जिन्होंने अपनी माँ के लिए अपार कष्ट सहे थे। वह भी अब मम्मी और पापा के बीच दोस्ती करवा देगा। क्या कोई ला सकता था पापा को अपने साथ? इस गर्व से ही उसका मन पुलकित हो उठा। अब उसे फूफी चिढ़ाए कि बंटी लड़की है, अब मम्मी कभी भी उदास नहीं होंगी। टीटू की अम्मा भी अब यह कभी नहीं पूछेगी कि आते हैं पापा तुम्हारे यहाँ। बंटी का मन थिरकने लगा। वह कभी पापा की ओर देखता तो कभी सभी के साथ रहने का सपना संजोता। पर तभी उसने अनुभव किया कि पापा एकदम चुप है। अंधेरे में उनका चेहरा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। वह चाहता है कि पापा कुछ बोले, कलकत्ता चलने की बात ही कहे या कि उसे लड़के वाले खेल खेलने की बात ही कहे, पर कुछ तो कहे। बोलते हुए पापा उसे अपने बहुत पास लगने लगते हैं। चुप हो जाते हैं तो लगता है जैसे पापा कहीं दूर चले गए हैं और उसके और पापा के बीच में कोई आ गया है। पापा से निकटता को महसूस करने के लिए उसने अचानक ही पापा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब भी पापा बिल्कुल चुप है। पापा को चुप देखकर बंटी के मन में अजीब तरह की बेचैनी हो रही है। कहीं दोस्ती की बात करते ही पापा चिल्लाने लगे तो? पापा का वह चेहरा उसकी आंखों के सामने उभर आया जब वह तांगे वाले पर चिल्ला रहे थे। जैसे ही घर करीब आया, बंटी ने कहा, बस बस यही घर है, बाई तरफ वाला। कॉलेज के पास आते ही तांगा थम गया और बंटी ने कहा, तांगे वाले ने बाई तरफ अपना तांगा रोक दिया। जैसे कि हमने बार बार इस बात का उल्लेख किया है कि उस उपन्यास में लेखिका ने ऐसे कई प्रसंगों का चित्रण किया है, ऐसी कई घटनाओं का चित्रण किया है जिसके माध्यम से बंटी की बाल मानसिकता हमारे सामने उभर कर आती है। खेलने कूदने की उम्र में 9 साल का बंटी माँ और पिता के बीच दोस्ती करवाने के लिए मन ही मन ढेर सारी योजनाएं बना रहा है। पापा कहीं उससे दूर न चले जाए, इसीलिए पापा के हाथ को उसने मजबूती से अपने हाथ में
थाम कर रखा है और अपने मन में इसी सपने को लेकर कि माँ और पापा के बीच में अब दोस्ती हो जाएगी और वे सारे के सारे अन्य परिवारों की तरह एक साथ बिल्कुल खुशी खुशी रहेंगे। इसी कल्पना को लिए वह अपने घर की ओर बढ़ रहा है। कल की तासिका में भी हम उन सभी घटनाओं का उल्लेख करेंगे जिन घटनाओं के माध्यम से उपन्यास का कथ्य, उपन्यास में चित्रित पात्र तथा उपन्यास के उद्देश्य को विस्तारपूर्वक समझा जा सके। धन्यवाद।